हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि दो तरह के लोग हो गए थे, एक ओरिएंटलिस्ट हो गए थे और एक एंग्लिसिस्ट हो गए थे। ओरिएंटलिस्ट तो चाहते थे कि ये जो पुराना ट्रेडिशन कल्चर जो है वो चलता रहे, जबकि एंग्लिसिस्ट क्या चाहते थे, एंग्लिसिस्ट ये चाहते थे कि जो हायर एजुकेशन है उसके लिए इंग्लिश एज अ मीडियम होना चाहिए। तो जो थॉमस मकोले थे, मकोले के माइन्यूट को फॉलो करते हुए एक लॉ पास किया जाता है और उस पास के अंदर क्या प्रोविज़न डाले जाते हैं, उसके अंदर बोल दिया जाता है कि इंग्लिश एक मीडियम होगा हायर एजुकेशन के लिए, और भी बहुत सारे जो प्रोविजंस है वो उसके अंदर डाले जाते हैं। तो उसके अंदर एक वहाँ के जो मकोलेज होते हैं या फिर जो अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमें ये जो एजुकेशन है इससे कैसे फ़ायदा हो सकता है, तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बाद में वो सोचते हैं कि हमें जो है इस एजुकेशन से हमारे इकोनॉमिक टर्म्स के लिए हमें फ़ायदा हो सकता है। तो बाद में एजुकेशन फॉर कॉमर्स, वो एजुकेशन को ऐसे देखते हैं कि एजुकेशन से हमें पैसे मिल सकते हैं। तो एक वुड डिस्पैच जो है वो इशू किया जाता है, वुड्स डिस्पैच। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे लकड़ियों का डिस्पैच, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे वुड्स डिस्पैच का मतलब कुछ और ही है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब उस कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए हैं, तो वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए। वैसे ही ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका भी एक बोर्ड था या फिर एक बॉडी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल के अंदर रखती थी, क्योंकि हमने देखा था कि 1857 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ही जो है पूरे इंडिया के ऊपर अपना रूल कर रही थी। रिवॉल्ट के बाद में क्या होता है, जो ब्रिटिश क्राउन है वो इंडिया के ऊपर रूल करता है, लेकिन 1857 से पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना रूल कर रही थी। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कंट्रोल के अंदर रख रहा था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपने अंदर रख रहे थे। तो एक बॉडी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल के अंदर रखती थी। उन्होंने क्या किया, सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू इंडिया, एक एजुकेशनल डिस्पैच उन्होंने भेजा कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ताकि वो इंडियंस को जो है उनको एजुकेट करा सके। तो एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गया इंडिया के अंदर, और ये भेजा किसने, इशूड बाय चार्ल्स वुड। जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने ये जो वुड डिस्पैच है उसे इशू करा था, शायद उन्हीं के नाम के पीछे ही इसका नेम वुड्स डिस्पैच पड़ गया। तो चार्ल्स वुड ने इसे इशू किया था। तो चार्ल्स वुड कौन थे, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो ये प्रेसिडेंट थे जो कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं उनके। तो ये प्रेसिडेंट थे कौन, चार्ल्स वुड, और इन्होंने ही ये जो वुड्स डिस्पैच है इसको इशू किया था। तो इशू क्यों किया था, टू आउटलाइन द एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी को ऐसे बताने के लिए लोगों को कि आपको एजुकेट होना होगा, आप एजुकेट होगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। तो वैसे एजुकेशन को एक आउटलाइन देने के लिए वो सोच रहे थे कि हम क्या क्या प्रोविजंस डाल सकते हैं एजुकेशन के अंदर, लोगों को कैसे एजुकेट करा सकते हैं। तो वो सब कुछ था, एक एजुकेशनल पॉलिसी थी क्या, वुड्स डिस्पैच। अब हमने इतना जो भी पढ़ा तो हमने तो इसके अंदर देखा था कि ब्रिटिशर्स को कोई एडवांटेज नहीं है, तो ये एजुकेशन फॉर कॉमर्स कैसे हुआ। तो अब हम जान लेते हैं कि एडवांटेजेस टू ब्रिटिशर्स को क्या एडवांटेजेस थे। तो पहला एडवांटेज क्या था, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन लर्निंग सिस्टम, मतलब जो यूरोप के अंदर पढ़ने का, जो समझने का, चीज़ों को जो लर्निंग सिस्टम है वो हम उसका जो बेनिफिट्स है वो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, लोगों को, इंडियंस को भी उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होगा, किसका, यूरोपियन लर्निंग सिस्टम का। और अपोजिशन ऑफ ओरिएंटल नॉलेज, और ये जो ओरिएंटल नॉलेज है, जो ओरिएंटलिस्ट चाहते हैं कि हम जो एंशिएंट कल्चर है या फिर जो एंशिएंट लैंग्वेज है उसे ही प्रमोट करें।
तो उसका भी अपोजिशन हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हो जाएगा यूरोपियन एजुकेशन का, और जो यहाँ के ओरिएंटलिस्ट है उनको भी अपोज करेंगे हम। फिर सेकंड बेनिफिट क्या है, सप्लाई द कंपनी विथ सिविल सर्वेंट्स। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि जो कोर्ट के अंदर है वो कोई ना कोई काम कर सके। तो पहले कोर्ट के अंदर काम करने के लिए जो यूरोपियन मैन्स होते थे उन्हें लाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें ही इंग्लिश अच्छी आती थी। तो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम इंडियंस को ही एजुकेट करवा सके, ताकि हमें यूरोप से जो कोर्ट्स के अंदर वर्क करने वाले एडवोकेट्स होते हैं वो नहीं लाना पड़े, क्योंकि जो यूरोप के अंदर होते थे जो भी एडवोकेट वगैरह, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था, तो वो सैलरी भी ज़्यादा लेते थे। तो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम इंडियंस को ही जो इंग्लिश है वो सिखा दे, ताकि बाद में हमें ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो आपने सुना होगा कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, उससे पहले बहुत सारे सिपाहीज को जो है इंग्लिश आती थी। तो सप्लाई द कंपनी विथ सिविल सर्वेंट्स, हम इंडियंस को सिविल सर्वेंट्स की तरह भी रख लेंगे, हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। और जब हम उनको सिविल सर्वेंट की तरह रखेंगे तो वो हमारे ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हम ही उनको सैलरी देंगे तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर हम उनको डरा के रखेंगे कि हम तुमको सैलरी नहीं देंगे, तो हमें उनके ऊपर विश्वास भी हो जाएगा कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमसे डर के रहेंगे। तो बाद में ये दो तो हमने बेनिफिट्स देख लिए कि वो यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करेंगे, ओरिएंटलिस्ट का अपोजिशन हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर भी उनको ट्रस्ट हो जाएगा और वो उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो हमने दो जो बेनिफिट्स हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनकी बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थर्ड रीज़न की भी बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक एडवांटेजेस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हमें इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हो सकते हैं ऑफ एजुकेटिंग द इंडियंस। अगर हम इंडियंस को एजुकेट करेंगे या फिर इंडियंस को अगर हम पढ़ाएंगे तो हमें पैसों के अंदर भी हेल्प मिल सकती है। तो हमें एजुकेशन अगर हम देंगे इंडियंस को तो हमें जो है इकोनॉमिक एडवांटेजेस हो सकते हैं। वो कैसे, तो वो अब हम जान लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग इंडियंस टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, जब इंडियंस हमारे स्कूल्स के अंदर आएंगे तो हम उनको जो है जो यूरोपियन वे ऑफ लाइफ है वो सिखाएंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि यूरोप के अंदर लोग कैसे रहते हैं, कैसे लग्जरी लाइफ जीते हैं वो। हम उनको सिखाएंगे कि आपको भी पैसे खर्च करने चाहिए। तो वो सब कुछ हम उनको सिखाएंगे यूरोपियन वे ऑफ लाइफ। फिर दिस वुड चेंज, और अगर हम उनको यूरोपियन वे ऑफ लाइफ सिखाएंगे तो उनके जो टेस्ट होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं उसके अंदर भी चेंज आएंगे। तो दिस वुड चेंज देयर टेस्ट, उनके टेस्ट के अंदर भी बदलाव आएंगे। वो चाय वगैरह पीना पसंद करेंगे, वो कुछ और जो है वो खाना पसंद करेंगे। तो उनके जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। एंड डिज़ायर्स, और उनकी जो इच्छाएं होती है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर वो पहले जो धोती है वो पहनना पसंद करते हैं, तो जब हम उनको यूरोपियन वे ऑफ लाइफ सिखाएंगे तो वो शर्ट, टाई, जीन्स, शूज़, तो ये सब कुछ पहनना वो पसंद करेंगे। एंड क्रिएट डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, और जब वो अब इंडिया के अंदर तो वो लोग ये सब कुछ बनाते ही नहीं है, शर्ट वगैरह, टाई वगैरह, तो वो ब्रिटिश गुड्स की जो है वो डिमांड करेंगे अगर हम उनको यूरोपियन वे ऑफ लाइफ के अंदर एजुकेट करेंगे तो। और हमारा मार्केट जो है वो तैयार हो जाएगा, तो मार्केट फॉर गुड्स जो है वो भी रेडी हो जाएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एजुकेशन है वो देने से। तो इसका तो हमने देख लिया कि सीधा सीधा कनेक्शन है कॉमर्स से। फिर इन 54 डिस्पैच, तो जो 1854 के अंदर जो वुड डिस्पैच इंट्रोड्यूस किया गया था उसके अंदर क्या होता है, सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, उसके अंदर बहुत सारे मेजर जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका हम एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बना देंगे, मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट बना देंगे बाद में जो एजुकेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखेगा। वर सेंट अप, उसे हम भेजेंगे इंडिया के अंदर किसे, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। तो वो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसके अंदर कंट्रोल करके रखेगा। तो हम एक डिपार्टमेंट बना देंगे, वो कंट्रोल करके रखेगा एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सब के अंदर।
तो हमने फर्स्ट जो मेजर है उसके बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम और रीजंस की बात कर लेते हैं या फिर ऑल मेजर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेजर्स थे 1854 के डिस्पैच के अंदर। तो सेकंड क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश। वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो यूनिवर्सिटी होती है वो भी खड़ी करने लगी इंडिया के अंदर। पहले ये सब कुछ सिस्टम नहीं था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी उससे पहले तो जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते थे और बाद में अपने घर पे चले जाते थे। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बाद में उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनाई, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनाई। Attempts were also made to bring about changes within the system of school education। और उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी लेना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह के अटेम्प्ट्स, ताकि वो जो स्कूल एजुकेशन है या फिर स्कूल एजुकेशन के सिस्टम को चेंज कर सकें। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर मान लो कोई एक पौधा है वो छोटा ही है और वो टेढ़ा है, तो अगर हम उसे पहले ही स्टिक लगा के सीधा करना स्टार्ट कर दें तो बाद में वो जब वो लंबा होगा तो बाद में वो सीधा ही रहेगा। वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अगर हम बच्चों को शुरू से ही जो इंग्लिश एजुकेशन है वो सिखाना स्टार्ट कर दें तो बाद में वो इंग्लिश एजुकेशन जो है वही सीखेंगे। तो बाद में स्कूल एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो ये सब कुछ हमने मेजर्स देख लिया वुड्स डिस्पैच के, कि यूनिवर्सिटी बनाई, एक डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया, वो एजुकेशन के जितने भी मैटर्स होते हैं उसको चेक करेगा, और उन्होंने स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी चेंज लेके आए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है एजुकेशन फॉर कॉमर्स ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.